दर्शकों, रबी की फसल में खासकर गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग एक ऐसा रोग है जिसका प्रकोप इन दिनों ठंड में अचानक बढ़ जाता है। और यदि समय रहते हमारे किसान और बागवान निदान या उपचार ना करें तो फसल तबाह हो सकती है और बहुत नुकसान हो सकता है हमारे किसान और बागवान। नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। जी हाँ दर्शकों, आज हमारा विषय है रबी की फसल में खासकर गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग। और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम जानकारी साझा करेंगे आप एक्सपर्ट के माध्यम से कि वास्तव में ये रोग है क्या और इन दिनों ही क्यों इसका प्रकोप बढ़ जाता है और निदान और उपचार के तौर पर क्या आवश्यक उपाय उठाने की आवश्यकता है समय रहते, ताकि हम फसल जो है अपनी बर्बाद होने से बचा सकें। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए इस पदा के जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अजब कुमार। डॉक्टर अजब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजब इस विधा के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं और वर्तमान में कृषि निदेशालय में कृषि उपनिदेशक के तौर पर तैनात हैं और इस विधा पे और इस विषय पर जानकारी साझा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों और बागवानों के लिए। डॉक्टर अजब, मेरा पहला सवाल ये है, इससे पहले कि हम अगर सीधे सीधे पीले रतुए पे आएँ, क्योंकि ये बीमारी जो है वो गेहूं को ज़्यादा प्रभावित करती है जी। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि गेहूं में के उत्पादन की वर्तमान स्थिति हिमाचल में खासकर क्या है? जैसे सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे दूरदर्शन के प्रोग्राम में आने का सौभाग्य मिला और आज हम पीला ऋतुओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गेहूं एक ऐसा अन्न है जो महत्वपूर्ण अन्न है जो हमारे रबी मौसम में मुख्य तौर पर इसको उगाई जाती है। हमारे 12 ज़िलों में से कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और चंबा ज़िले के पांगी और भरमौर है। इनमें रबी मौसम को छोड़कर ये गर्मियों में इसको उगाई जाती है जी। और जैसे आपने कहा कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो लगभग आज के उसमें परिवेश में लगभग 3,30,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है हिमाचल में जी। और अगर हम औसतन उत्पादन की बात करें तो लगभग 6,17,000 टन के आसपास की औसतन उत्पादन होती है जी। और हम इसमें ये देखें कि भी अगर जो हमारा एक उपज की बात करें, औसतन उपज की बात करें, हिमाचल का थोड़ा बहुत कम है। जो हम नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज लगभग 31 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास है जी। और हिमाचल लगभग 18.7 या 19 के आसपास इसका एवरेज रहता है। मुख्य कारण ये है कि एक तो हमारे किसान जो अनुमोदित किस्मों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरी बात अगर करते हैं जो इसका जो एक समय होता है कि जो आपका समय पर जो बिजाई करने का वो नहीं कर पाते हैं, और तीसरा कारण ये है कि जितने भी आपके जो उर्वरक है, आपका खाद और वो उर्वरक है वो उचित मात्रा में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। खरपतवार का नियंत्रण टाइम से नहीं कर पाते हैं। साथों साथ इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारी है उसका समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो गेहूं की खेती होती है इसमें लगभग 80 से 83% ऐसे जो क्षेत्र है जो हमारी इसके गेहूं की खेती भरानी क्षेत्र में की जाती है जी। हाँ, तो सिंचित क्षेत्र हमारे पास बहुत कम है, तो ज़्यादा भरानी क्षेत्र पे ही हमारा ये इसके वजह से ये थोड़े से हमारी ये पैदावार में कमी है। जी डॉक्टर अजब, आपने कहा कि फिर भी पूरे प्रदेश में काफ़ी बड़े भूभाग में जो है वो गेहूँ की खेती की जाती है, लेकिन आपने सीधे सीधे आगाह भी किया कि जो उत्पादन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जो औसत है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं और उसके बहुत सारे आपने कारण भी बताएं कि रिकमेंडेड जो वैरायटीज़ हैं उनका प्रयोग ना कर पाना, खरपतवार और दूसरी जो बीमारियों जो दूसरे बीज इत्यादि जो है उसका रख रखाव देखभाल, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी हम चर्चा किसी कार्यक्रम में ज़रूर करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आज महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हम ज़्यादा जानकारी साझा करने वाले हैं दर्शकों के, वो है पीला रतुआ रोग। जी। तो डॉक्टर साहब, ये पहले तो ये बताएं कि ये पीला रतुआ जो रोग है, बीमारी वास्तव में क्या है और क्या रतुआ जो है एक तरह का ही होता है और क्या पीला रतुआ ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे खासकर जो है पहाड़ी क्षेत्रों को? जी। जैसे हम रतुआ का मतलब ये है कि रस्ट, जैसे जंग लगता है वैसे ही है। तो पीला रतुआ, ये रतुआ हमारे गेहूँ में 3 तरह के रतुए पाए जाते हैं। पीला रतुआ,
भूरा रतुआ और आपका काला रतुआ। जो भूरा रतुआ काला रतुआ जो है वो आपके जहाँ पे मौसम गर्म रहता है, जैसे आप प्रदेश जो भारत के मध्य क्षेत्र में जाएंगे या आपका मध्य भारत में या साउथ की तरफ चले जाएंगे, उत्तर भारत की तरफ जाएंगे जी, उसमें ज़्यादा दूसरी तरफ दक्षिण भारत की तरफ उधर को ज़्यादा है। परंतु ये जो पीला रतुआ है ये ठंडे क्षेत्र में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसमें आपका उत्तराखंड का क्षेत्र आ गया, आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, नॉर्दर्न एरिया इसमें अफेक्ट रहता है। तो पीला रतुआ एक फंगल डिजीज़ है, फंगस की वजह से होता है। इसका एक जो कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसको हम पक्सीना ग्रामिनेस स्ट्राइफॉर्मिस कहते हैं, स्ट्राइफॉर्मिस, इसको स्ट्राइप रस भी कहते हैं। पीला रतुआ को हम स्ट्राइप रस भी कहते हैं। और ये इसको स्ट्राइप रस इसलिए कहते हैं कि जो इसके जब लक्षण जो हमारे को दिखते हैं ना वो एक धारियों में दिखते हैं जी, इसलिए हम उसको स्ट्राइप रस भी कहते हैं जी जी। तो इसका मेन ये है कि भी जहाँ पे आपका तापमान 10 से 15 डिग्री का रहता है या सेल्सियस 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और वहाँ पे वातावरण में नमी हो या कुछ थोड़ा पाला भी पड़ रहा हो, ऐसे जगह में इसकी जो फंगस की बढ़वार जो ना बहुत तेज़ी से फैलता है, तेजी से फैलती है। तो इसलिए कि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट में इसका प्रकोप पीला रतुआ का ज़्यादा है, भूरा और काला रतुआ के यहाँ पे इफेक्ट नहीं है जी। आपने कहा डॉक्टर साहब कि पीला रतुआ इसलिए ज़्यादा प्रभावित करता है पहाड़ी क्षेत्रों को क्योंकि इन दिनों ठंड ज़्यादा पड़ती है और ठंड में जो है इसका प्रकोप अचानक बढ़ जाता है। तो नॉर्दर्न रीजन में जैसे आपने बात की, हिमाचल की बात आपने की, उत्तराखंड की आपने बात की, तो इन क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है जी। लक्षण की आपने शुरुआती तौर पे बताया डॉक्टर साहब, लेकिन थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं लक्षणों की। देखिए लक्षण की जब हम बात करेंगे, पहली बात की कि जब हम कभी भी पीला रतुआ को देखने के लिए जब जाते हैं तो दूर से हम देखते हैं कि भी हमारी पत्तियां पीली पड़ी हुई होती है। तो पीली पड़ने का मतलब ये नहीं है कि भी पीला रतुआ ही हो, क्योंकि पत्तियां पीली भी जैसे कोई आपका खाद पानी की कमी की वजह से भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पीले पड़ जाते हैं। परंतु पीला रतुआ के केस में जब आप नज़दीक जाएंगे, जब पत्तों को आप देखेंगे, उसको पत्ते को आप उंगलियों के बीच से आप निकालेंगे तो आपको ऐसे उसमें पाउडर नुमा हल्दी की जैसे पीसी हुई हल्दी होती है उस नमे के आपको स्पोर्स दिखते हैं। इसका मतलब पीला रतुआ अगर ज़्यादा ही उसमें आपके क्षेत्र में इसका पीला रतुआ का प्रकोप हुआ है तो जब आप खेतों के बीच में चले जाते आपके कपड़ों में भी पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, इसका मतलब वो पीला रतुआ का प्रकोप हो चुका है जी। तो ये मुख्य लक्षण ये है कि भी पाउडरी फॉर्म में आपको दिखेंगे, पत्तों पे आपको इनिशियली पत्तों पे दिखेंगे और बिल्कुल एक दारीदार लाइन में होंगे, स्ट्राइप की तरह, स्ट्राइप जिसको हम बोलते हैं। ये मुख्य लक्षण डॉक्टर साहब आपने कहा जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि ये ठंड में ज़्यादा प्रभावित करता है और चूँकि हमारे प्रदेश में उत्तरी भारत में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है जी। तो क्या ये समय उचित सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा समय है जब ज़्यादा प्रभावित करता है, इन दिनों या थोड़ा सा आगे जाके? देखिए ये जो हम पीला रतुआ की जब बात करते हैं, हमारी जो गेहूं की फसल जो है अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर समय पे बिजाई करने का एक समय रहता है गेहूँ की बिजाई का, और ये अब हमारा दिसंबर का महीना ख़त्म होने आ रहा है। तो इसका मतलब अब क्या है कि इस टाइम इसके पीला रतुआ के आने के पूरे चांसेस है जी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से आपके जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक आपको काफ़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बीच में आपके तापमान में गिरावट एकदम आ जाएगी। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान हो और वातावरण में थोड़ी सी नमी हो या कुछ आपके वहाँ पे रुक रुक बारिशें हो रही हो तो ऐसे में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसानों को हमारे को यही एक समय है जो यहाँ से दिसंबर से अब जनवरी का जो प्रथम पकड़, इसमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। कहने का तत्व डॉक्टर साहब कि इन दिनों जो है ये प्राइम टाइम है, बिल्कुल वो अपने खेतों की निगरानी बिल्कुल लगातार करते रहे जी। बतौर एक्सपर्ट आपने आगाह कर दिया हमारे दर्शकों को, बागवानों को, किसानों को कि ये जो समय है क्योंकि ठंड भी बढ़ चुकी है और इन दिनों जो है ये प्राइम टाइम होता है। इन दिनों फसल की निगरानी और फसल की देखभाल करना इस बीमारी के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब ये नुकसान कैसे पहुंचाता है, ये थोड़ा सा प्रक्रिया समझाएंगे? देखो नुकसान पहुंचाने का एक तो ये है कि भी फसल में जब आपकी पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है, हमारे जितने भी जो ग्रेन्स बनते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जी, बिल्कुल है ना, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस हमारे जो पत्ती बिल्कुल पीले पड़ जाती है तो क्या किया हमारे फोटोसिंथेसिस जो है रुक जाती है। रुकने से क्या होता है कि पत्ते पीले पड़ गए तो हमारे जो बालियों पे जो दाने लगने वो आपके दाने
फूल नहीं बनेंगे, वो सिकुड़ जाएंगे, तो उससे एक दो पैदावार में एकदम गिरावट होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये है कि इस मुख्य है कि भी ये सारा का सारा फोटोसिंथेसिस को हिंडर करेगा और आपके ग्रेन फॉर्मेशन और ग्रेन फिलिंग को रोक देगा और आपके पैदावार में गिरावट लाएगी, सिकुड़े दाने आपके इसमें बनेंगे। जी, यानी जो पैदावार है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है, दाना छोटा हो जाएगा, फसल कम होगी। बिल्कुल, तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है रोकथाम के बारे में जानना। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब रोकथाम की बात कर लेते हैं, कैसे रोकथाम की जाए इस बीमारी? देखो, इसके पीला ऋतु के रोकथाम के लिए सबसे पहले तो हमारे किसान को जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि जब बातों का ध्यान रखना, हाँ, बिजाई करने से पहले सबसे पहले तो कि अनुमोदित किस्म को ही वो चयन करें और अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्म अनुमोदित किए हैं जी। आपका जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने कुछ वैरायटीज़ डेवलप किए हैं, किसी में उन्होंने की है कुछ, और पंजाब के क्षेत्र से भी कुछ वैरायटीज़ डेवलप हुई है, वो हमारे इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो वो एक तो अपने क्षेत्र के हिसाब से ही जो आपके क्षेत्र के लिए जो सुझाव किया गया उसी फसल को आपने चुनना है, उसी किस्म को आपने चुनना है। दूसरा, समय पे इसके आपने बिजाई समय रहते बिल्कुल बिजाई करनी है। और तीसरा क्या है कि भी आप बिजाई से पहले एक जो हम बोलते हैं कि बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पीला रतुआ ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे और अन्य भी बीमारी है, जैसे खुली कंगियारी बीमारी है जिसको हम लूज समट कहते हैं, उसके अलावा करनाल बंट है, ये कि गेहूँ की बीमारियाँ हैं। अगर वो आप उसको जो बिजाई के समय में आप बीज को आप उपचारित करके आप बिजाई करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें हम पहले रोक सकते हैं। तो अनुमोदित किस्म का चयन बिल्कुल करें, समय रहते उसकी बिजाई करें। और उसके अलावा सबसे जब आपका निगरानी दिसंबर के मध्य दिसंबर से लेकर जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक आपको बिल्कुल निगरानी रखनी है। और उसके बीच में आपको लक्षण कहीं भी दिखते हैं, आपको इमीडिएट उसका नियंत्रण के कार्यक्रम शुरू करने पड़ने। जी, तो निगरानी के तौर पर डॉक्टर साहब रोकथाम पे तौर पर आपने आवश्यक सुझाव बताए। हाँ, आपने कहा कि जो रिकमेंडेड वैरायटी है वो इस्तेमाल करें, समय रहते बुआई करें, और इन दिनों खासकर जब ये प्राइम टाइम होता है, इन दिनों जो है वो फसल की लगातार निगरानी करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, निगरानी से एक प्रश्न जहन में आता है, क्या विभाग की तरफ से भी कोई इस तरह की निगरानी टीम पीला रतुआ के बारे में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखो, कृषि विभाग इस पीला रतुआ को लेकर बहुत सजग है और हम किसानों को समय समय पर इसको बिल्कुल सजग करना चाहते हैं। तो हमारे जिला स्तर पे पूरे हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उप निदेशक के कार्यालय से एक टीम बनाई गई है इसके लिए, जिसमें आपका आत्मा जो परियोजना हमारा आत्मा उसके अधिकारी होंगे और उस हर एक ब्लॉक के जो अधिकारी जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट उसके टीम में होंगे। और वो क्या कि एक वीकली साप्ताहिक तौर पे पूरी निगरानी करते हैं। जिस भी क्षेत्र से कहीं थोड़ा सा उनको कोई खबर मिले कि भी वहाँ पे पीला रतुआ का प्रकोप हो रहा है या देखने को आया है, तो तुरंत वो जो आपकी निगरानी करने वाली टीम वहाँ पहुँचती है, वहाँ किसानों से बातचीत करके उसको पूरे देखते क्या वास्तव में ये सिर्फ पीला रतुआ के प्रकोप हुआ है या कुछ और है, तो उसको देखते वो लोग वहीं पे उसका कंट्रोल में किसानों को बताते हैं। और विभाग की तरफ से हर साल इन दौरान एक पैम्पलेट तैयार किया गया कि भी किसानों को पीला रतुआ से अपने फसल को कैसे बचाना है, उसके पूरे के पूरे क्या कौन कौन से आपके दवाई का इस्तेमाल करना है, कब करना है, कैसे आपने छिड़काव करना है, वो सारा का सारा वो किसानों को हम वितरित करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक तो विभाग की तरफ से जो है निगरानी टीम जो है बनाई गई है और इन दिनों वो क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, लोगों के खेतों में जाते रहते हैं, और ये तो हो गया विभाग की तरफ से। और आपका सीधा सुझाव है हमारे दर्शकों को भी कि आप भी निगरानी करें अपनी फसल की, खेतों की बार बार निगरानी करें, कुछ भी लक्षण दिखे आपको तो आप जो है वो हम जो निगरानी टीम है विभाग की उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि समय रहते और उसी समय जो है इसका उपचार समय रहते किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे थे कि रिकमेंडेड जो वैरायटीज़ हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो रिकमेंडेड या जो रोग प्रतिरोधक जो किस्में हैं वो है क्या? हाँ, देखिए क्या है कि वैसे तो गेहूं की बहुत सारी किस्में हैं। मैंने ये भी कहा कि भी जिस क्षेत्र के लिए जो किस्म सुझाव किया है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और
आप जैसे रोग प्रतिरोधी की बात करें कि इस बीमारी से बचना तो आपको वही वैरायटी लगानी पड़ेगी जो आपका रोग प्रतिरोधी हो। बिल्कुल। इसके लिए तो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि जैसे हमारे निचले पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें आपका 1000 मीटर से नीचे का जो आपका समुद्र तल से 1000 मीटर से नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ पे आप HD3086 आपका इस्तेमाल कर सकते हैं वैरायटी, है ना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ है जिनको आप वहाँ पे लगा सकते हैं उन क्षेत्रों में। जैसे आपका मैंने कहा कि HD3086 है, उसके बाद आपका 3226 है ना, उसके बाद आपका DBW 167 है, 187 है, इसके 19 343 है। ऐसे वैरायटीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी अलग से वैरायटीज सुझाव किए हुए हैं, निचले पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग किए हुए हैं। अब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र के जहाँ पे हिमपात होती है वहाँ पे अलग है, जैसे सपदारा हो गया, हिम प्रथम हो गया, ऐसे वैरायटीज़ का आप वो चयन करके आप उसको लगा सकते हैं। जी, तो सीधा सीधा सुझाव डॉक्टर साहब आपका ये कि एक तो रोग जो प्रतिरोधक क्षमता जिसमें है उस तरह की वैरायटीज़, और विभाग की तरफ से आपने कहा कि हर क्षेत्र के लिए, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या मैदानी क्षेत्र है, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग चयन किया गया और कुछ नाम आपने गिनाए भी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई शंका, कोई समाधान अगर चाहिए कुछ किसानों को, बागवानों को इस बारे में कि कौन सी फसल जो है कहाँ से कैसे उपलब्ध हो, क्या जानकारी, उसके लिए क्या करे किसान? देखो, एक तो नज़दीकी अपने जो विषयवाद विशेषज्ञ के कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। हर एक जिला में आपका कृषि उप निदेशक का कार्यालय, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और जो आप रसायनों की जो आप अभी तक हमने ये बात की कि भी ये आप वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हो। उसके अलावा अगर बाई चांस आपके वहाँ पे खेत में आ गए तो आपको बीमारी जैसी दिखे उसके बाद आपको इसका कंट्रोल में शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए एक दवाई आती है टिल्ट के नाम से, टिल्ट और शाइन, प्रोपिकोनेजोल होता है। वो किसान जो है कि 1 ml 1 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। अब हमारे एक कनाल में 30 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है, तो 30 ml दवाई 30 लीटर पानी में घोल बना के एक कनाल में छिड़काव करें। और अगर कोई बीघे में अगर किसी ने करना है तो उसमें आपने क्या नाम 60 लीटर दवाई प्रोपिकोनेजोल की और 60 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। और स्प्रे करने के बाद आपको लगा कि भी ये वो मेरा जो बीमारी है नियंत्रण में नहीं है, तो आप उसको 15 से 20 दिन के अंतराल में उसको दोबारा रिपीट करें, उसको छोड़े ना। जी बिल्कुल। तो किसानों से ये आग्रह रहेगा कि जब आपने दवाई स्प्रे कर दी है तो उसको छोड़ना नहीं है, 15-20 दिन के अंतराल में उसको रिपीट करें। एक दूसरी बात ये भी आती है, कई बार हम क्या करते हैं कि भी आज मैंने स्प्रे कर दी, स्प्रे करने के बाद 2 घंटे के बाद कहीं बारिश हो गई, है ना, बारिश हो गई तो हमारा दवाई जो हमने स्प्रे की थी वो सारा का सारा चला गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो ऐसे में हमारे किसान ये ध्यान रखें कि अगर आपने स्प्रे करने के बाद अगर 1-2 घंटे के अंदर बारिश होती है तो दोबारा आप मौसम ठीक होने पे दोबारा उसको रिपीट अवश्य करें, अन्यथा उस स्प्रे का कोई फायदा नहीं है, अगर फायदा नहीं होगा। और साथों साथ थोड़ा सा ये भी रखें कि भी जब आप स्प्रे करें तो आप ये एक स्टिकर होता है उसका इस्तेमाल करें ताकि बड़ी देर तक हमारी फसल के साथ उसका चिपका रहे दवाई। और किसानों से एक मेरा ये भी रहेगा कि जब आप करेंगे स्प्रे करेंगे तो उचित मात्रा जो दवाई की उचित मात्रा बताई है उसके साथ साथ जितनी मात्रा आपको पानी बताया है उतने का आपने इस्तेमाल कर, अन्यथा उसका आपको दवाई का असर उसमें दिखेगा नहीं। जी, तो जो भी आप इस्तेमाल करें, आप रसायनों का इस्तेमाल करें, जो भी आप इस्तेमाल करें, स्प्रे का इस्तेमाल करें, तो लेकिन रिकमेंडेड डोज जो है ज़रूर होनी चाहिए, अन्यथा उसका फ़ायदा नहीं है। और आपने 2-3 हिदायत और भी दी। आपने कहा कि अगर बारिश हो जाती है तुरंत 2-3 घंटे के अंतराल में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा रिपीट करें। लेकिन और आपने साथ में ये भी कहा कि अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो 10-15 दिन बाद जो है दोबारा रिपीट करें, क्योंकि बीमारी को जो है जब तक पूरी तरह से रोकथाम नहीं हुआ है आपकी फसल जो है तब तक जो है वो सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर साहब, ये रासायनिक तरीके हो गए, रासायनिक तरीकों के अलावा और भी कोई ऐसे तरीके हैं जो पीला रतुआ रोग से जिनसे बचाया जा सकता है? जी, आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। जी, मैं वही हाँ, तो प्राकृतिक खेती में क्या है कि हमने अभी तक आपको केमिकल का सुझाव बताया है। तो प्राकृतिक खेती में बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं देश में, प्रदेश में, और जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो उनके क्षेत्र में तो उनके खेतों में तो रसायन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो किस तरह से प्राकृतिक तरीके से करें, उसके लिए मैं एक किसानों को ये सुझाव देता हूँ कि एक तो वो जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, तो जीवामृत का लगातार निरंतर जो आपका स्प्रे 15 दिन के अंतराल में, 21 दिन के अंतराल में वो स्प्रे करते रहें। साथों साथ आपने देखा कि खट्टी लस्सी
एक बहुत ही बढ़िया एक फफूंदनाशी दवाई है खट्टी लस्सी, जो आपका 4 या 5 दिन पुरानी जो खट्टी लस्सी है उसका इस फफूंद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कैसे इस्तेमाल? 5 लीटर आपके खट्टी लस्सी को आपने क्या करना है कि 200 लीटर पानी में घोल बनाना है, और 1 एकड़ मतलब 5 बीघे के लिए आपको वो पर्याप्त है। आप उसके स्प्रे करके आप इस बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक प्राकृतिक खेती की बात करें तो उससे एक रामबाण कहते हैं हम, रामबाण, जिसमें क्या जीवामृत और खट्टी लस्सी को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता है और उसका स्प्रे करते हैं। तो उसको स्प्रे करने के लिए एक जो आपका स्प्रे पंप होता है, आधा लीटर उसमें आपने खट्टी लस्सी लेना है और 1 लीटर आपने जीवामृत लेके उसको एक जो स्प्रे मशीन की 15 लीटर की जो टैंकी होती है ना, उसमें बना के उसका छिड़काव करें, और 15 दिन के अंतराल पे आप जब करेंगे तो उसमें प्राकृतिक तरीके से आप इसको पीला ऋतु को आप नियंत्रण में ला सकते हैं। जी, कहने का तात्पर्य ये डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि जो रसायनों का प्रयोग जो करना है वो भी एक पूरी प्रक्रिया आपने समझाई, वो किस तरह से किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब जो है वो प्राकृतिक खेती का बढ़ावा भी आप सरकार और विभाग जो है लोगों को सहायता भी देता है और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है जी। तो आपने कहा कि प्राकृतिक तौर पे भी जो है इस बीमारी का इलाज जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल संभव है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे। डॉक्टर साहब, फिर ये प्रकृति की जब इलाज हम करेंगे तो ये शुरुआती जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं वहां से शुरुआत करेंगे? बिल्कुल, ये तो आपको जब आपका लक्षण आने से पहले, मैंने आपको कहा कि दिसंबर के मध्य से आपको बिल्कुल निगरानी रखनी पड़ेगी। और ये बीमारी ऐसी अगर आपका कल्ले निकलने से पहले आ गई तो हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर कल्ले आने के बाद अगर आती है तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन समय रहते जो है वो उपचार करना सुनिश्चित करें। बिल्कुल। डॉक्टर, जब आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको साझा कर पाए, और अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।